आइए मित्रों, इस वीडियो में बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। सारे के सारे फैक्ट अति महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप सबको खुद ही समझ आ जाएगा कि कितने फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं। वर्ड्सवर्थ की सबसे पहली आलोचना करने वाला व्यक्ति भी इनका मन जो है मित्र कॉलरिज ही था। कॉलरिज वाज द फर्स्ट टू criticize Wordsworth theory of poetic diction in Biographia Literaria, यानी वर्ड्सवर्थ की पोइटिक थ्योरी की आलोचना अपनी बायोग्राफिया लिटरेरिया में सबसे पहले कॉलरिज ने ही की। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन विद हिज सिस्टर डोरोथी एंड कॉलरिज एट Floxton, but for the last 50 years of his life lived first at Dove Cottage, Grasmere and finally at Reddell Mount। लगभग वर्ड्सवर्थ जहाँ जहाँ रहे वो सारे के सारे फैक्ट इसमें समाहित हैं। वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डोरोथी और कॉलेज ये भी लटका रहा साथ में। फ्लॉक्सटन में ये रहे और साथ में ये डब कॉटेज में रहे, ग्रासमेयर में रहे, लेकिन आखिरी वाला समय जो इन्होंने बिताया 50 साल वो बिताया रेडल माउंट में। वर्ड्सवर्थ साथ में डोरोथी रही और कॉलेज भी वहीं अगल बगल में ही रहा हमेशा। तो इस तरीके से जो अंतिम 50 वर्ष हैं वो इन्होंने रेडल माउंट में बिताए। नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा। सारे के सारे वन लाइनर के रूप में लिए हुए हैं जिससे कि समय कम से कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको मिले। ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ प्रील्यूड। जो प्रील्यूड है इसका सब टाइटल क्या है? प्रील्यूड का जो सब टाइटल है वो द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड है। ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड ये सब टाइटल है प्रील्यूड का। नेक्स्ट देखिएगा। व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ पोइम इमोर्टैलिटी ओड। इमोर्टैलिटी ओड का जो कंप्लीट टाइटल है वो क्या है? टाइटल पूछ दिए जाते नहीं, पूछे जाते हैं। ये इमोर्टैलिटी ओड अपने आप में ओड है क्योंकि ओड इसमें लगा ही हुआ है। इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 to 1806। इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यानी बचपन से पहले की यादों के संबंध में ये ओड है और ये इसका फुल टाइटल है, रट लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिएगा। इन व्हिच पोइम, किस कविता में वर्ड्सवर्थ कॉल चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर। एक नया प्रश्न देखिएगा आपको मिल रहा है। किस पोइम में वर्ड्सवर्थ ने बच्चे को सबसे अच्छा फिलोसोफर कहा है, माइटी प्रोफेट कहा है और सीर ब्लेस्ड कहा है? तो ये कहा है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी में ही। इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी में वर्ड्सवर्थ ने जो बच्चा है उसको बेस्ट फिलोसोफर कहा है, माइटी प्रोफेट कहा है और सीर ब्लेस्ड कहा है। तो अच्छी तरीके से जोड़ने का प्रयास करिए। ये प्रोफेट माने संत या महात्मा पैगंबर होते हैं, तो ये इमोर्टैलिटी की ओर बढ़ते हैं, अमरत्व की ओर बढ़ते हैं। प्रोफेट पैगंबर अमर होते हैं, तो उससे जोड़ लीजिएगा आप बड़े आराम से। प्रोफेट इमोर्टल आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्लीट टाइटल ऑफ पोइम टिंटरनेवे। 2-3 बार ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया। कंप्लीट टाइटल टिंटरनेवे का, और पोइम भी बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा लंबा टाइटल है और इसको इतना बड़ा टाइटल है और इस टाइटल को 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स, यानी ये लाइन द लाइन कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स एबव टिंटरनेवे
ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ बाय, बाय नदी के किनारे। ये नदी याद रखिएगा, बहुत बार पूछी जाती है कौन सी नदी, तो नदी को बाय बाय कह रहे हैं। ड्यूरिंग ए टूर, और टूर कब किया, जुलाई 13 1798 में, जुलाई 13 1798। और इस बार वर्ड्सवर्थ रिविजिट हुए यहाँ, 5 साल पहले भी आए थे, 5 साल पहले भी आए थे, 5 यानी 1903 में, और उसके बाद में जब ये 98 में आए तब इन्होंने ये पोएम लिख डाली। और व्हेन डिड ही विजिट टिंटरनेवे फर्स्ट, पहली बार इन्होंने कब देखा है, 1993 में, 1793 में। 93 में पहली बार आए, 98 में दूसरी बार, 41 में तीसरी बार, यानी नेक्स्ट सदी की 1841 में तीसरी बार। तो इतना लंबा सा टाइटल है, देखेंगे, 1-2 बार सुनेंगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड हुज लाइन इज दिस। तो ये लाइनें किसकी है, ये लाइनें हैं वर्ड्सवर्थ की। नेक्स्ट देखिएगा, 10,000, 10,000 एक बार में देखे, 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, एक बार में 10,000 क्या देखे, डैफोडिल के फूल। व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ सी एट ए ग्लांस, यानी एक बार में क्या देख लिए, 10,000 काहे के फूल, डैफोडिल्स के। नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2-3 बार पूछा गया। ये जो यूनानी देवता है प्रोटियस, और दूसरा देवता है एक ट्राइटन, ये जो 2 देवता हैं यूनानी, ये डिफरेंट, जो प्रोटियस है ये डिफरेंट शेप ले लेता है, यानी जो चाहे वो बन जाता है। जैसे अपनी पुरानी देहाती माइथ में कोई किसी में परिवर्तित हो गया, कोई किसी में परिवर्तित हो गया, जानवरों का रूप ले लिया। तो द अदर, जो दूसरा सी गॉड है ट्राइटन, ये राइज विद हिज कॉन्च, अपना शंख बजाता है, ऊंची ब्लोज ऑर्डर टू कॉम द वेव्स, समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए। तो 2 ये देवता हैं ग्रीक, एक तो प्रोटियस हो गया, ये बहुरूपिया है, जो चाहता है वो रूप ले लेता है, और दूसरा ट्राइटन है जो शंख बजा करके समुद्र को शांत करता है। तो ये दोनों गॉड कहाँ, किस कविता में इनका उल्लेख है, तो आपको मालूम है दुनिया में बहुत कुछ है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, दुनिया में बहुत कुछ है। तो भौतिक शक्तियाँ भी हैं और पराभौतिक शक्तियाँ भी हैं, देवता यहाँ हैं तो दैत्य भी यहाँ है, तो और मानव भी यहाँ है। तो आप सबको अच्छी तरीके से पता ही चल गया कि दुनिया में बहुत कुछ है, तो दुनिया में बहुत कुछ है, वहीं है राक्षस देवता सब वही मिलेंगे। तो ये वर्ल्ड टू मच, दुनिया में बहुत कुछ है, तो टाइटन और प्रोटियस भी वही हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून, दिस लाइन ये कहाँ पे आती है, यानी समुद्र अपना सीना खोलता है, किसके सामने, किसको दिखाता है, चंदा मामा को। समुद्र सीना खोल रहा है, चांद को दिखा रहा है। तो आपको मालूम है दुनिया में बहुत कुछ है, केवल आदमी नहीं, प्रकृति भी मस्त है। तो देखिएगा दुनिया में बहुत कुछ है। तो यहीं पर ये जो सी है अपना सीना खोल करके दिखा रहा है, किसको, चांद को। जोड़ लीजिएगा इससे। नेक्स्ट देखिएगा, द लाइन्स, तो ये पंक्तियां हैं, दैट शेक्सपियर स्पेक, शेक्सपियर ने बोला, द फेथ एंड मोरल्स होल्ड्स, यानी जो भरोसा है और नैतिकता है इसने पकड़ा। हुच मिल्टन हेल्ड एपियर इन, हुच मिल्टन हेल्ड एपियर इन, इसका अर्थ क्या है, ये किस पोइम में लिया गया है, मिल्टन ने क्या पकड़ा, तो इट इज नॉट बी थॉट ऑफ दैट फ्लड, ये भी एक सोनेट है, इस सोनेट के अंतर्गत है। वर्ड्सवर्थ की ये सोनेट है, थोड़ा सा अलग मिल रही है, इसलिए इसको याद करिएगा। प्रायः वो रचनाएं पूछी जाती हैं जो हमारे संज्ञान में नहीं रहती हैं। दैट शेक्सपियर स्पेक, शेक्सपियर ने बोला, अब मिल्टन ने पकड़ा,
तो ये कहाँ पकड़ा, थॉट ऑफ फ्लड, बाढ़ में कोई बह रहा होगा, तो ये दोनों पकड़ने में जुटे हुए हैं, शेक्सपियर और मिल्टन दोनों। इट इज नॉट टू बी थॉट, अभी बस इतना रखिएगा, दैट फ्लड, बाढ़ को जोड़िएगा, बाढ़ में पकड़ रहे हैं ये दोनों, शेक्सपियर और मिल्टन पुराने आदमी, पुराने तैराक हैं, रचनाओं के पुराने तैराक हैं, ये सब बाढ़ में पकड़ रहे हैं। इतना जोड़िएगा, ज़्यादा अर्थ पे ना जाइएगा, न एक दूसरे में घुलने मिलने लगते हैं फैक्ट, और फिर हम आता हुआ भी भूल जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द नेम ऑफ कॉटेज ऑफ माइकल, माइकल की जो झोपड़ी है उसका क्या नाम है, माइकल की झोपड़ी का नाम इवनिंग स्टार है, माइकल की झोपड़ी का नाम इवनिंग स्टार है। तो देखिएगा तारे कब निकलते हैं, शाम को ही निकलते हैं, सुबह तो छुपते हैं, तो इवनिंग में ही स्टार पैदा होते हैं, तो कुटिया भी इवनिंग स्टार के नाम से। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, लाइक ए ब्रूक, एक झरने की भांति, दैट डिड बट अक्रॉस ए लोनली रोड, जो केवल लोनली रोड को पार कर रही है, एकांत सड़क को, एंड न्यू सीन हियर्ड एंड फेल्ड, और ये सुनती है और महसूस करती है, एंड काट एट एवरी टर्न, और प्रत्येक बार पकड़ती है, कहाँ पकड़ती है, कंपेनियन नेवर लॉस्ट थ्रो ए मैनी लीज, बहुत सारी लीज पे लेती है, इसको कहीं ना कहीं से जोड़ेंगे, देखो, मैनी लीज मेंटेन फ्रॉम मी ए सेविंग इंटरकोर्स विद माई ट्रू सेल्फ, विद माई ट्रू सेल्फ, ये कहाँ लिया गया है, ये प्रील्यूड का कथन है, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिल जाते हैं, बहुत सारे शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जिनको एक दूसरे से जोड़ेंगे तो बड़े आराम से आप एकांत सड़क पे सड़क से जोड़ सकते हो, लोनली रोड, एकांत सड़क को जोड़िएगा प्रील्यूड से, हालांकि और भी हैं लेकिन बहुत अच्छे फिट नहीं बैठ रहे, प्रील्यूड से जोड़िएगा। एकांत सड़क वर्ड्सवर्थ ने बनवाई और उसका वर्णन अपनी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम प्रील्यूड में किया। प्रील्यूड को लोनली रोड से जोड़िएगा, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ज़्यादातर हम लोग भ्रमित हो जाते हैं किसी भी, और बिना जब तक न्यूमोनिक बनाएगा नहीं या टिक नहीं पाएगा, एक बार टिक भी गया तो 2-4 दिन बाद गायब भी हो जाएगा। तो एकांत सड़क कहाँ है, प्रील्यूड में। नेक्स्ट देखिएगा, बुक नंबर 10 जो प्रील्यूड की 10 नंबर की किताब है, हियर ही टेल्स अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ, इस किताब में अपनी बहन के प्रभाव के संबंध की चर्चा करते हैं। हियर ही टेल्स अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज सिस्टर, अपनी बहन के, बहन लगभग लाइफ टाइम इनके साथ रही और कॉलेज भी लंबे बीच बीच में जाते रहे क्योंकि नशेड़ी थे, अफीम पीते थे, तो उस चक्कर में एक बार इनकी हो भी गई थी, आपस में नोकझोंक हो गई और काफ़ी लंबे समय तक कॉलेज दूर रहे इनसे, लेकिन ये डोरोथी लटकी रही डोरे से इनके। तो 10 नंबर किताब में ये अपनी बहन के प्रभाव का जिक्र करते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट फैक्ट, वन लाइनर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेंगे और सारे के सारे महत्वपूर्ण कंटेंट जितने भी हैं कुछ लूप से लिए जाएंगे, कुछ अन्य पुस्तकों से, जिसमें कि समय कम से कम वेस्ट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट मिले, ऐसा प्रयास करेंगे। देखिएगा, द मून डथ विद डिलाइट, यानी चांद प्रसन्न होता है, लुक अराउंड व्हेन द हेवेंस आर बेयर, कब प्रसन्न होता है, जब पूरा स्वर्ग आर बेयर, निर्जन होता है, निर्वस्त्र होता है। व्हेन डू दीज लाइन्स अपीयर, ये लाइनें कहाँ मिलती है, तो बड़े बहुत अच्छा फैक्ट है, ज़्यादा अर्थ पे ना जाइएगा, हेवेंस को जोड़िएगा, जो स्वर्ग है। अगर वर्ड्सवर्थ की कहीं बात करेंगे तो जो स्वर्ग है, स्वर्ग में
आपको मालूम ही है स्वर्ग में ज़्यादातर अमर वाले लोग रहते हैं। अमर वाले लोग जो इमोर्टल लोग हैं वो ही आपको स्वर्ग में मिलेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी गॉड्स हैं वो परमानेंट है। परमानेंट है तो कहाँ मिलेंगे? हेवन में मिलेंगे। तो इमोर्टल को, अमर को जोड़िएगा हेवन से, और ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़िए, इतने से ही आपको याद आ जाएगा। एक दो बार पढ़ेंगे इतने से ही याद आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हैवी लॉ, ये कानून काहे में लगाया? हैवी लॉ ही लगा। फाउंटेन का आविष्कार बहुत पुराना है, अपने यहाँ बहुत सारे किलों में और बहुत सारी जगहों पे फाउंटेन वाली पद्धति मिल जाएगी, या वाटर पानी को ऊपर चढ़ाने की पद्धति मिल जाएगी। लेकिन इस पानी को ऊपर चढ़ाने की पद्धति के लिए हमें हैवी लॉ चाहिए। बहुत कानून लगाना पड़ेगा, बहुत कानून लगाना पड़ेगा, तब ये फव्वारा ऊपर जाएगा। और आजकल तो इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम है, कानून कम लगाना पड़ता, नियम कम लगाने पड़ते, जोर कम लगाना पड़ता है। लेकिन उस समय जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हैवी लॉ लगाना पड़ता था, तब फव्वारे का पानी ऊपर जाता था। तो हैवी लॉ को जोड़ लीजिए फाउंटेन से, और आराम से ये वाला कोट आपको याद आ जाएगा। द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रील्यूड, ये जरूर याद कर लीजिएगा। जो प्रील्यूड की पहली लाइन है वो है, ओ देयर इज ब्लीसिंग इन द जेंटल ब्रीज। प्रील्यूड की पहली लाइन को जोड़िएगा जेंटल ब्रीज से। ब्रीज मीन्स मधुर बयार होती है, अच्छी सी सुंदर हवा होती है। तो प्रील्यूड की पहली लाइन बढ़िया सी सुंदर महकदार खुशबूदार हवा से शुरू हो रही है, सुगंधित वातावरण से शुरू हो रही है। प्रील्यूड की पहली लाइन जेंटल ब्रीज से शुरू हो रही है। जेंटल ब्रीज को क्लिक करिएगा, इससे देखिएगा बोटिंग एपिसोड। इट वाज एन एक्ट ऑफ स्टील्थ। बोटिंग एपिसोड का वर्णन वर्ड्सवर्थ नहीं किया। इट वाज एन एक्ट ऑफ स्टील्थ, चोरी का काम। अरे भैया, उसको नाव पे बैठ करके चोरी चकारी के लिए जा रहे होंगे। एक्ट ऑफ स्टील्थ बोटिंग एपिसोड में वर्णन है, यानी नाव पर बैठ करके चुपचाप काहे के लिए जा रहे हैं? चोरी के लिए। आगे देखिएगा प्रील्यूड की पहली लाइन तो हमें पता ही हो गई, जेंटल ब्रीज है। प्रील्यूड की पहली किताब में ये वर्णन है, डस्ट एज वी आर, हम लोग वास्तव में धूल हैं। द इमोर्टल स्पिरिट गोज लाइक हारमोनी इन म्यूजिक। अरे बस ये धूल को पकड़िएगा, बस यहाँ से धूल को पकड़िएगा, और हम लोग नंबर 1 को जोड़िएगा। नंबर 1 पे हम लोग पहली बात अगर करें, नंबर 1 बात है कि हम लोगों का जीवन मिट्टी के धूल के ही समान है। हम लोग देवताओं जैसे अमर कहाँ हैं? इमोर्टल तो हेवन है, और हम लोग धूल हैं। लेकिन धूल से ही शुरुआत, इस धरती से, धूल से, मिट्टी से ही हम लोगों के जीवन की शुरुआत होती है। शुरुआत कहाँ से होती है? बालक की भी शुरुआत होती है, क्योंकि ये हम सबको पता है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है वो ये है प्रील्यूड। तो अगर बचपन की बात करें तो बचपन बच्चे का धूल से ही शुरू होता है। मिट्टी और धूल, शायद ही कोई इससे, आधुनिकता के दौर में शायद जब लोगों के पास धूल नहीं रही तो उनके पास इम्यूनिटी भी नहीं रही। वाइट व्यक्ति दिखते हैं लेकिन वो केवल वाइट हैं इसी के चक्कर में, बाकी इम्यूनिटी उनके पास नहीं है। तभी तो जो है दिन में वायरस लगता है उनको, रात में वायरस लगता है, चारों ओर वायरस लगता है। और यहाँ किसान को कभी वायरस नहीं लगता है, खुद ही वायरस है। तो डस्ट प्रील्यूड की पहली उसमें है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रेज टू द एंड, प्रशंसा अंत तक। थैंक टू द मीन्स
व्हिच नेचर डिजाइंड टू एम्प्लॉय दीज लाइन्स। अब देखिएगा यहाँ पर प्रशंसा और अंत वाली प्रशंसा को भी आप जोड़िएगा प्रील्यूड की पहली वाली किताब से। पहला नंबर धूल, दूसरे नंबर प्रेज टू द एंड, अंतिम में प्रशंसा, ये भी प्रील्यूड की पहली वाली किताब से ही है। प्रील्यूड की फर्स्ट बुक से प्रेज टू द एंड शुरू होता है और डिजाइन भी यही बनाई। भाई शुरुआत में धूल है और धूल लेके हमने डिजाइन बनाई, धूल लेके डिजाइन बनाई, नंबर 1। नेक्स्ट देखिएगा, ए 6 years डार्लिंग, 6 वर्ष का प्यारा सा पिग्मी, छोटा सा साइज का बच्चा। और ये किसका छोटा सा बौना बच्चा था? ये कॉलेज का बच्चा था। कॉलेज के बच्चे के लिए ये पोएम इन्होंने वर्ड्सवर्थ जी ने लिखी। 6 year डार्लिंग ऑफ ए पिग्मी साइज। आगे देखिएगा, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ जो है ह्यूमैनिटी, इसको जोड़िएगा, सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी टिंटरनेवे, क्योंकि वहाँ ये टिंटरनेवे में बाय नदी के किनारे लेटे हुए हैं, नदी का पानी बह रहा है, तो वहीं ये शांत हैं लेकिन दुखी है, तो वो सैड म्यूजिक, उसका जो नदी की साउंड है वो इनको सुनाई पड़ रही है। तो टिंटरनेवे में है। सैड म्यूजिक कहाँ है? टिंटरनेवे में है। नेक्स्ट देखिएगा, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जिएंट। जिएंट माने दानव होता है, और रैनसम माने अलग अलग अर्थ हैं। जॉन क्रो रैनसम को जोड़िएगा जिएंट से। हम यहाँ रैनसम को कोई दानव का नाम रख लेते हैं, रावण नाम रख लेते हैं, रैनसम का नाम दूसरा बदल देते हैं, इसको रावण सम कर देते हैं। तो ये जो रावण सम है ये जिएंट ही है, दानव है। रावण तो दानव है ही, थोड़ा मिल भी रहा है, उससे लय भी मिल रही है, और कौ जैसी हरकतें भी कर रहा है। भाई रावण तो जो है चतुराई से सीता को हर ले गया था, तो चतुर कौए जैसा ये जिएंट है रावण। इसे जोड़ लीजिएगा और बड़े आराम से आपको ये कोट नजर आएगी, लंबे समय तक रह भी पाएगी। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ ए माउंटेन। अब किसने वर्ड्सवर्थ को माउंटेन कहा, पहाड़ कहा? अब देखिएगा, ये स्मिथ को हम जेनिथ मान लेते हैं, जेनिथ मान लेते हैं। जेनिथ माने चोटी होता है। स्मिथ और जेनिथ एक ही चीज है, ऐसा मानते हैं। स्मिथ किसी प्रकार के व्यापार करने वाला, तो स्मिथ को हम जेनिथ से जोड़ते हैं, चोटी से जोड़ते हैं, और चोटी होती है पहाड़, पहाड़ों की ही चोटियाँ होती हैं। तो माउंटेन को स्मिथ से जोड़िएगा और बड़े आराम से ये जुड़ जाएगा। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ ए माउंटेन, किसने कहा वर्ड्सवर्थ को पहाड़? मासिव इन द लॉफ्टी रेंज, बड़ी ऊंची ऊंची शानदार श्रृंखलाएँ पहाड़ों की। यह रोमांटिक रिवाइवल किसका, ये जो है किसने वर्ड्सवर्थ को ये कोट दिया? सुंदर सा शब्द रखिएगा, माउंटेन, मासिव भीड़ भाड़ वाला, लॉफ्टी रेंज पहाड़ों की बड़ी शानदार चोटियाँ, स्मिथ और जेनिथ एक साथ रखिएगा और आराम से लंबे समय तक याद रहेगा। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन चीफ ग्लोरी। चीफ ग्लोरी, चीफ साहब कौन? अर्नोल्ड। और पिछली मिल्टन की जो कोर्स के लिए बताया हुआ था आपको, वहाँ इनको अर्नोल्ड जी को एक नाम दिया था हमने, चीफ साहब, क्योंकि ये जो मैथ्यू अर्नोल्ड हैं ये वहाँ रग्बी चैपल के रचनाकार रहे, और रग्बी वाले क्षेत्र में ये स्कूलों के वो डिप्टी साहब हुआ करते थे, काफ़ी लंबे समय तक रहे, स्कूल चेकर रहे अर्नोल्ड साहब, तो इनका नाम रख दिया चीफ साहब। तो चीफ साहब है तो चीफ ग्लोरी भी इनके पास होगी, बड़ी शानदार तरीके से ये रहते होंगे। भाई जितने भी डिप्टी साहब हैं और
जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं इनकी ग्लोरी भी, इनकी शान भी बड़ी चीप होती है। तो वर्ष हु काल सुबर्ष वर्थ, वर्ष वर्थ को चीप ग्लोरी किन्होंने कहा? चीप साहब ही कहेंगे, क्योंकि अर्नोल्ड थे चीप साहब, इन्हें वर्ड्सवर्थ भी चीप साहब लग रहे थे कि ये भी बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर रचनाएं कर रहे थे। तो इसलिए चीफ ग्लोरी को जोड़िएगा अर्नोल्ड से। व्हाट डज ब्रूनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ? ब्रूनिंग ने वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा। किस वजह से कहा? क्योंकि उन्होंने पोइट लॉरियटशिप 1843 में एक्सेप्ट कर ली थी। तो वर्ड्सवर्थ ने कहा एक ऐसा हमारा साथी है जो अब खो गया है, क्योंकि ये रुपए के चक्कर में अब राज कविताएं करेगा, यानी क्राउन के सम्मान में लिखेगा और हम लोगों को भूल गया है, तो लास्ट लीडर हो गया है। तो ब्रूनिंग ने कहा है, भूरा भैया ने लास्ट लीडर इनको कहा है। नेक्स्ट देखिएगा इनको, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ मोरल यूनक? यूनक मीन्स न्यूट्रल होता है, नैतिक रूप से, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, यानी जो थर्ड जेंडर है वो यूनक होता है। तो मोरल यूनक किसने कहा है? सीले ने। सीले ने इनको मोरल यूनक कहा है वर्ड्सवर्थ जी को। नेक्स्ट देखिएगा, हु पॉइंट्स आउट? बहुत ज़्यादा, अगर हम बहुत ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं, जितना समझने का प्रयास करते हैं उतना फिसलता है, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, जितना पढ़ेंगे उतना ही कन्फ्यूजन होगा। कम जानकारी कम कन्फ्यूजन, जितनी ज़्यादा जानकारी उतना ही ज़्यादा डायलेमा। इसलिए कुछ शब्दों को जोड़ते रहिएगा, बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहेगा। हु पॉइंट्स आउट दैट वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट and so never had the chance coming across nature a red tooth claw. Who points out? किसने ये दर्शाया that Wordsworth had not stayed out the lake district, कि वहाँ लेक डिस्ट्रिक्ट में नहीं रुके, and so never had chance coming across, इसलिए इन्हें coming across the nature मौका नहीं मिला, कभी प्रकृति के साथ में नहीं रहे और बिना मतलब की, यानी बहुत कटु आलोचना करने वाले हक्सले हैं। तो एल्डस हक्सले ने क्या किया? बड़ा गुस्सा आया। एक बार ये देख रहे थे वर्ड्सवर्थ को, इन्होंने कहा ये क्या नौटंकी लिख रहा है बिना मतलब में, ना कुछ समझ आ रहा, ना कुछ पता नहीं है कौन सा प्रकृति का कवि है, कौन सी प्रकृति का वर्णन कर रहा है। तो इन्हें जब गुस्सा आया वर्ड्सवर्थ को, तो इन्होंने एक जड़ा वर्ड्सवर्थ जी के मुँह में, यार क्या पगला गए हो, बिना मतलब इधर से रुपया, इधर 900 रुपया ले रहे हो, कहीं उधर 4000 ले रहे हो, और बिना मतलब में बहन को साथ साथ ढोए घूम रहे हो, और एक और साथ में पूछ और पकड़े हो कॉलेज वाली। तो एक इन्होंने हक्सले ने एक मारा मुक्का, तो इनका हो गया टूथ क्लॉ। यहाँ पे जोड़ो, एक टूटा दांत, एक टूटा दांत एल्डस हक्सले ने। हालांकि वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, लेकिन टूथ कला को जोड़िएगा हक्सले ने। इन्होंने हंस के मारा, हंस के ले भाई, एक मारा, टूट गया, एक हो गया लाल। नेक्स्ट देखिएगा, एवरी ग्रेट पोइट इज ए टीचर। हर महान कवि एक अध्यापक होता है। आई विश टू बी कंसिडर एज ए टीचर। ये वर्ड्सवर्थ ने कहा कि हर महान व्यक्ति एक अध्यापक होता है, और मैं भी एक अध्यापक होना चाहता हूँ। ये वर्ड्सवर्थ का है, वर्ड्सवर्थ का स्टेटमेंट है, ये महत्वपूर्ण है, कई बार आया हुआ है। वी आर लेड एज स्लीप इन बॉडी एंड बिकम लिविंग साउल, वेयर डू दीज लाइन। तो ये लेटे लेटे वहीं बाए नदी के किनारे, बड़ा सुंदर सा हरा भरा मैदान था, आसपास सेव वगैरह के बगीचे थे, तो लेट के, तो क्योंकि 3-4 बार गया तो आराम वहीं करी है वर्ड्सवर्थ ने। नींद आया नहीं, ऊँग आ रही है, वहीं पे लेटा हुआ है। तो टिंटर नेवे में ये वर्णन है।
टिंटरनेवे में लेड एस्लीप कहाँ आ रही है? टिंटरनेवे में। अब देखिएगा, इसको जोड़िएगा कोट को, बहुत महत्वपूर्ण कोट है। द प्रील्यूड अनडाउटेडली प्लेसेस वर्ड्सवर्थ द रिवोल्यूशनरी वर्ड्सवर्थ द मैन वर्ड्सवर्थ द पोएट एंड द फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। ये हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर हुज ओपिनियन इज दिस, ये किसकी ओपिनियन है? तो ये प्रोफेसर हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, ये ओपिनियन किसकी है? हालांकि ये वर्णन तो टिंटरनेवे में है, लेकिन ये ओपिनियन है प्रोफेसर हार्वर्ड रीड की। जब हार्वर्ड रीड ने वर्ड्सवर्थ को पढ़ा और ये देखा कि अरे भाई प्रकृति का बड़ा नज़दीकी से वर्णन कर रहे हैं, तो वर्ड्सवर्थ को इन्होंने हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर के रूप में उल्लिखित किया। हालांकि वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को भी कहा, लेकिन प्रोफेसर हार्वर्ड रीड ने प्रील्यूड को अनडाउटली प्लेसेस वर्ड्सवर्थ को कभी कभी ये टुकड़ों में आ जाती है, तो रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी, इनको भी रीड से जोड़िएगा। अरे पढ़ेंगे तभी कहीं क्रांति कर पाएंगे। और हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, ये ओपिनियन किसकी? हार्वर्ड रीड की, इनसे जोड़िएगा। व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट कॉलरेज? अब इसमें बड़ा दुविधा है इस प्रश्न में, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग उल्लिखित है। कहीं 97 है और कहीं 95 है, किसी किसी जगह, लेकिन यूथ में 1797 दिया हुआ है। वर्ड्सवर्थ कॉलेज से कब मिले? 1997। वर्ड्सवर्थ बेस्ट वर्क वाज डन बिटवीन ईयर्स, यानी वर्ड्सवर्थ की जो अच्छी सी सुंदर सी रचनाएं हैं वो कब से कब तक लिखी गई? तो जो बेस्ट वर्क है वो 1798 और 1808 में लिखी गई। सबसे बढ़िया रचनाएं 1998 में लिखी गई। उसके बाद में नेक्स्ट सदी में, उसके 10 साल बाद 1808 में लिखी गई। और उस समय, जिस समय सबसे बढ़िया रचनाएं आईं वर्ड्सवर्थ की, उस समय ये कॉलेज के सानिध्य में थे। तो कॉलेज के इन्फ्लुएंस से, कॉलेज के ही प्रभाव से सबसे सुंदर सी रचनाएं इनकी आईं। सबसे बेस्ट रचनाएं इनकी 1798-99 में आईं और उसके बाद 1808 में भी आईं। नेक्स्ट देखिएगा, हु वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडियल? वर्ड्सवर्थ अपना आइडियल किसको मानता था? तो मानता था मिल्टन को, और मिल्टन अपना मानता था शेक्सपियर को। और वर्ड्सवर्थ किसको मानता था? मिल्टन को। सीरीज है, याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये बड़े सुंदर से कोट और कुछ फैक्ट आपको मिले। वर्ड्सवर्थ के बिल्कुल छटे हुए कोट बस वीडियो बनाने को रखा हुआ है। करीब 50-60 ऐसे कोट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। बस उतना तैयार कर लीजिएगा, उतने से ही काम हो जाएगा। बहुत ही जल्दी आप सबको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और संभव हो तो लाइक भी कर लीजिएगा। चैनल नया है, ग्रोथ कराना, सहयोग करना आप सबका काम है। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।